Hello viewers and my dear student, I hope you all are fine. I am अंतिमा यादव फ्रॉम RGCSK। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेशेंट कैटेगरीज रिक्वायरिंग हीमोडायलिसिस थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है पेशेंट विद एक्यूट रेनल फेलियर, नेक्स्ट है पेशेंट विद एक्यूट रेनल फेलियर एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर, नेक्स्ट है पेशेंट विद एंड स्टेज रेनल डिजीज। तो हम इसमें पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट विद एक्यूट रेनल फेलियर मतलब ऐसे पेशेंट होते हैं जिसकी अचानक किडनी खराब गई है, तो इस कंडीशन में भी हम डायलिसिस करवाते हैं। नेक्स्ट होता है पेशेंट विद एक्यूट रेनल फेलियर एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की अचानक किडनी खराब हुई है और उसके साथ साथ ही मल्टी ऑर्गन फेल है, जैसे लीवर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, तो किडनी के साथ साथ और भी दिक्कतें पेशेंट को रहती है। नेक्स्ट है पेशेंट विद एंड स्टेज रेनल डिजीज, और एक होता है क्रोनिक रेनल फेलियर मतलब पेशेंट की किडनी खराब गई है धीरे धीरे और वो लास्ट स्टेज में पहुंचा हुआ है। ओके, तो थ्री कैटेगरीज में पेशेंट का डिवाइड किया गया है। तो अभी हम आगे आपको एक एक करके बताएंगे। नेक्स्ट है टेम्परेरी वेस्कुलर एक्सेस इन एक्यूट रेनल फेलियर। अगर एक्यूट रेनल फेलियर है मतलब अचानक किडनी खराब हुई है, तो हम किस एक्सेस से ब्लड डायलिसिस हम करेंगे। तो डायलिसिस करने के लिए हमें ब्लड एक्सेस की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड एक्सेस क्या क्या होता है हम आपको बता देते हैं। एक टेम्परेरी होता है एंड दूसरा होता है परमानेंट। टेम्परेरी को हम इंटरनल इंटरनल बोलते हैं एंड परमानेंट को हम इंटरनल बोलते हैं और टेम्परेरी को हम एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी में आता है फीमोरल, जुगलर, सबक्लेवियन एंड जुगलर, और परमानेंट में आता है दो एवीएफ एंड एबीजी। ठीक है, तो ये सारे ब्लड एक्सेस हो गए। तो इसमें क्या है, एक्यूट रेनल फेलियर इज typically is reversible condition and patient often require only a limited number of hemodialysis। अगर कोई पेशेंट है उसकी अचानक किडनी खराब गई है तो रिवर्सिबल स्टेज होती है, मतलब एक दो बार डायलिसिस कराने से किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन कर सकता है और एक ही दो बार डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है फॉर इफेक्टिव डायलिसिस एडिक्वेट ब्लड फ्लो इज एसेंशियल अचीव्ड थ्रू एन एप्रोप्रिएट वेस्कुलर एक्सेस डिवाइस। अब हमें डायलिसिस करने के लिए हमें ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, तो ब्लड फ्लो अच्छा पाने के लिए हमें एक ब्लड एक्सेस का यूज करते हैं जिसको हम वेस्कुलर एक्सेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द पेशेंट रिक्वायर्स जस्ट अ फ्यू डायलिसिस सीजन इट इज आइडियल टू यूज अ टेम्परेरी ब्लड एक्सेस डिवाइस। अगर पेशेंट है, अगर उसकी अचानक किडनी खराब गई है तो उसको सिर्फ टेम्परेरी वेस्कुलर एक्सेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है in clinical practice the patient referred for dialysis for the first time are usually dialyzed using temporary access such as femoral vein catheterization, double lumen catheter placed in the subclavian और jugular vein। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर पेशेंट को एक दो बार डायलिसिस करानी है या वो एक्यूट कंडीशन में है तो उसकी जो किडनी होती है नॉर्मल फंक्शन में आ सकती है, तो उसके लिए हमें टेम्परेरी वेस्कुलर एक्सेस का यूज करेंगे, जैसे कि फीमोरल, जुगलर एंड सबक्लेवियन। फीमोरल क्या होता है, जैसे हमारे जो फीमोरल थाई होती है, फीमोरल जहां बोन होती है वहां पे फीमोरल वेन होती है, वहां पे हम कैथेटर डाल के पेशेंट की डायलिसिस करते हैं। ओके, वहां से ब्लड लेके, क्योंकि यहाँ से ब्लड फ्लो हमें अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है डबल ल्यूमन कैथेटर प्लेस इन द सबक्लेवियन और जुगलर वेन कैथेटर। और क्या होता है, जो हमारे यहाँ जुगलर वेन होती है एंड सबक्लेवियन बोन होती है, वेन होती है, वहां पे हम कैथेटर डाल के डबल ल्यूमन होता है, वहां से हम पेशेंट के बॉडी से ब्लड लेके पेशेंट की डायलिसिस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनिशियली डायलिसिस फर्स्ट टाइम एसेस इन एआरएफ। अगर हम पेशेंट की डायलिसिस कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, एक्यूट रेनल फेलियर इज ऑफ्टन रिवर्सिबल, फ्यू डायलिसिस सीजन आर नीडेड। जो एक्यूट रेनल फेलियर है वो रिवर्सिबल होती है, उसमें क्या है कि कुछ डायलिसिस कराने की जरूरत होती है। टेम्परेरी एक्सेस इज आइडियल सच एज फीमोरल और डबल ल्यूमन कैथेटर। फर्स्ट टाइम पेशेंट टाइपिकली रिसीव डायलिसिस बाय अ फीमोरल कैथेटराइजेशन। तो फर्स्ट टाइम डायलिसिस कराने के लिए टेम्परेरी वेस्कुलर एक्सेस का यूज करते हैं, जैसे कि फीमोरल हो गया एंड सबक्लेवियन एंड जुगलर हो गया। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम डायलिसिस कराने आ रहा है, उसकी टेम्परेरी डायलिसिस करनी है, कुछ ही बार डायलिसिस करनी है, तो तीनों में से फर्स्ट हम प्रायोरिटी फीमोरल वेन कैथेटराइजेशन को देते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टेप टू बिगिनिंग।
हम कैसे कैसे स्टेप करेंगे और फॉलो करेंगे डायलिसिस करने के लिए। तो पावर ऑन डायलिसिस मशीन, हम डायलिसिस मशीन ऑन करेंगे, उसका पावर ऑन करेंगे। उसके बाद ओपन वाटर इनलेट टैप, उसके बाद हम ए पार्ट बी पार्ट को लगाएंगे एंड सिलेक्ट रिंस मोड, और हम मशीन को रिंस मोड पे डालेंगे। आप यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी डायलिसिस मशीन है, फर्जीनियस डायलिसिस मशीन है। यहाँ पे पेशेंट की डायलिसिस हो रही है। ये यहाँ पे परमानेंट वैस्कुलर एक्सेस है, यहाँ पे एबी फिस्टुला बना हुआ है, यहाँ से हम ब्लड लेके डायलिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायलाइजर है, यहाँ पे जिसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। यहाँ पे इधर से ब्लड आ रहा है और इधर से आउट हो रहा है, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्टर होने के बाद पेशेंट की बॉडी में इंटर वापस चला जा रहा है। ठीक है, तो ये डायलिसिस मशीन हो गई। ये है ए पार्ट बी पार्ट यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे स्क्रीन होती है, यहाँ पे मशीन को ऑन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायलिसिस के थ्रू मशीन के थ्रू डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी आप जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट, मशीन प्रिपरेशन एंड पेशेंट प्लेसमेंट। अभी हम बात करेंगे मशीन का कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं और पेशेंट का कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो प्री डायलिसिस प्रिपरेशन एक्यूट रेनल फेलियर, अगर कोई पेशेंट है एक्यूट रेनल फेलियर है तो हम उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। रिंस द डायलिसिस मशीन फॉर एट लीस्ट 20 मिनट, हम मशीन को रिंस मोड पे डालेंगे, एटलीस्ट 20 मिनट का होता है रिंस मोड। कनेक्ट द कंसंट्रेशन लाइन, ए पार्ट बी पार्ट लाइन जो अभी मैंने आपको बताया था उसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन होता है, उसमें हम कंसंट्रेशन लाइन डालेंगे। उसके बाद स्विच द मशीन टू प्रिपरेशन मोड, और मशीन को ऑन करेंगे प्रिपरेशन मोड पे डालने के लिए। उसके बाद पेशेंट प्लेसमेंट एंड सेटिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे पेशेंट के साथ हम क्या करेंगे, पेशेंट का प्लेसमेंट कैसे करेंगे एंड सेटिंग करेंगे। शिफ्ट द पेशेंट टू द डायलिसिस रूम, पहले हम क्या करेंगे पेशेंट को डायलिसिस रूम में हम शिफ्ट करेंगे। उसके बाद इन केस ऑफ मल्टी ऑर्गन फेलियर डायलिसिस शुड बी कंडक्टेड इन आईसीयू एरिया, अगर मान लो कोई पेशेंट है उसकी किडनी खराब गई है तो ऐसे पेशेंट की डायलिसिस हम आईसीयू एरिया में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मल्टी ऑर्गन फेलियर है, लीवर खराब है, लंग्स प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो पेशेंट को कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी, मतलब उस टाइम ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम पेशेंट को पहले से ही आईसीयू एरिया में शिफ्ट करेंगे, अगर मान लो इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो इजिली हम उसका ट्रीटमेंट करा सकें। ओके, उसके बाद वेंटिलेटर सपोर्ट में बी नेसेसरी बेस्ड ऑन द पेशेंट क्लिनिकल स्टेटस, और वहां पे जो वेंटिलेटर होता है उसको हमें मतलब पूरा प्रोवाइड सपोर्ट करने के लिए हमें रखना चाहिए। इन केस पेशेंट को कोई दिक्कत हो सकती है तो हम उसका ट्रीटमेंट हम उसका दे सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री डायलिसिस इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। अब डायलिसिस करने से पहले हम किन किन चीजों का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है रिव्यू द पेशेंट लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पार्टिकुलरली वायरल मार्कर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पेशेंट का लेटेस्ट हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं वायरल मार्कर। हमें सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, वायरल मार्कर का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि HIV, HCV, HBS, AG, इन चीजों को हमें जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अगर पेशेंट इफ पॉजिटिव द पेशेंट मस्ट नॉट अंडरगो डायलिसिस alongside रेगुलर मशीन पेशेंट, अगर पेशेंट वायरल मार्कर से ग्रसित है, कोई भी वायरल मार्कर से ग्रसित है तो ऐसे पेशेंट की डायलिसिस हम रेगुलर डायलिसिस मशीन पे हमें नहीं करना चाहिए। यूज अ डेडिकेटेड डायलिसिस मशीन और आइसोलेटेड द पेशेंट इन अ सेपरेट रूम, ऐसे पेशेंट के हम डायलिसिस आइसोलेटेड रूम में करते हैं, सेपरेट हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है चेक सीरम पोटेशियम लेवल। उसके बाद हम क्या करेंगे पेशेंट का सीरम पोटेशियम लेवल चेक करेंगे। इफ एलिवेटेड यूज अ पोटेशियम फ्री डायलिसिस, अगर पेशेंट का बढ़ा हुआ है तो हम डायलिसिस में पोटेशियम फ्री डायलिसिस का यूज करेंगे। उसके बाद इफ बिलो नॉर्मल एडजस्ट पोटेशियम इन द डायलिसिस और एडमिनिस्टर्ड पोटेशियम इन्फ्यूजन एज पर फिजिशियन इंस्ट्रक्शन, अगर सपोज मान लो पोटेशियम लेवल पेशेंट के बॉडी में कम है तो उसको हम डायलिसिस में या मेडिकेशन के फॉर्म में हम पेशेंट के बॉडी में इंसर्ट करेंगे फिजिशियन के इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन स्टेटस। उसके बाद हम क्या देखेंगे पेशेंट का हीमोग्लोबिन स्टेटस देखेंगे। ओके, रिव्यू द लेटेस्ट एचबी रिपोर्ट, हम पहले क्या देखेंगे पेशेंट का लेटेस्ट एचबी रिपोर्ट देखते हैं।
उसके बाद अरेंज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ इंडिकेटेड, अगर पेशेंट का एचबी लेवल कम है या ब्लड की कमी हो तो हम क्या करेंगे, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, क्योंकि डायलिसिस के लिए हमें ब्लड फ्लो होना बहुत जरूरी है। बिना ब्लड फ्लो, जब तक ब्लड हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहेगा नहीं, तब तक हम पेशेंट की डायलिसिस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं, इसलिए पेशेंट ब्लड पर्याप्त मात्रा में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कमी इसकी है तो हम इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम फ्री डायलिसिस इफ रिक्वायर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैल्शियम का हम जो है इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। अगर पेशेंट का कंफर्म विद फिजिशियन इंस्ट्रक्शन मॉडिफाई डायलिसिस कंपोजिशन अकॉर्डिंगली, अगर पेशेंट के बॉडी में पोटेशियम कैल्शियम बढ़ा हुआ है या डिक्रीज है या इंक्रीज है, तो हम क्या करेंगे, अगर इंक्रीज हुआ है तो कैल्शियम फ्री हम डायलिसिस करेंगे इफ रिक्वायर है तो। उसके बाद कैसे करेंगे, अगर वो जो फिजिशियन है अगर वो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है, रिकमेंड कर रहा है, तब हम करेंगे। उसके बाद मॉडिफाई डायलिसिस कंपोजिशन अकॉर्डिंगली, अगर कम है तो हम डायलिसिस के कंपोजिशन हम उसको एडजस्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है कार्डियक मॉनिटर। उसके बाद क्या है, इफ फैसिलिटी इज अवेलेबल कनेक्ट कार्डियक मॉनिटर, अगर डायलिसिस मशीन और डायलिसिस यूनिट में कार्डियक मॉनिटर अवेलेबल है तो उसको हम पेशेंट के बॉडी से कनेक्ट कर देंगे। मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइन कंटिन्यूअसली, ये मॉनिटर क्या करता है, वो पेशेंट के बॉडी में वाइटल साइन मेजर करता है। नेक्स्ट है इफ अ कार्डियक मॉनिटर इज नॉट अवेलेबल मैनुअली चेक एंड रिकॉर्ड द पेशेंट वाइटल साइन, अगर कार्डियक मॉनिटर और डायलिसिस यूनिट में अवेलेबल नहीं है तो हम ऐसे पेशेंट की जो डायलिसिस करेंगे उसको हम अलग अलग से वाइटल साइन हम लेंगे हाथ से मैनुअली, और उसको हम एक जगह हम नोट कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम डायलिसिस यूनिट में कार्डियक मॉनिटर नहीं अवेलेबल रहता, कभी कभी ऐसा होता है कि वो मान लो इनकेस अचानक खराब गया या वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइन मैनुअली लेंगे और उसको हम एक जगह नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन द फीमोरल रीजन। अभी हमें क्या करना है, पेशेंट की डायलिसिस करनी है तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप सेव द एरिया, उस एरिया को हमें अच्छे से क्लीन करना है जहां पे हमें कैथेटर को इंसर्ट करना है, जहां पे फीमोरल आर्टरी पाई जाती है वहां पे हम अच्छे से उस एरिया को क्लीन कर लेंगे। इंश्योर इट इज क्लीन एंड फ्री ऑफ डेब्रीज, और हमें ये इंश्योर करना है कि उस जगह से अच्छे से क्लीन होना चाहिए जहां पे हमें कैथेटर डालना है। उसके बाद है सेट अप द कैथेटराइजेशन, हमें कैथेटराइजेशन करने के लिए हमें क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है उसको हमें सेट करके रखना है। जैसे कि बियर स्टेराइल ग्लव्स, पहले हमें क्या करना है, स्टेराइल ग्लव्स को पहन के रखना है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ओपन द स्टेराइल ट्रे, और हमें क्या करना है, ओपन स्टेराइल ट्रे को ओपन करना है। यूजिंग अ स्पंज होल्डर क्लींस द फ्यूमोरल ग्रोइन विद द बिटर नील सोक्ड कॉटन बॉल्स रिपीटिंग 2 to 3 टाइम्स। हमें क्या करना है, स्टेराइल ट्रे ओपन करना है, उसके बाद वहां पे क्या करना है, स्पंज होल्डर लेना है, स्पंज होल्डर की हेल्प से हमें कॉटन लेना है और उस एरिया को बिटन डी लोशन से 2 to 3 टाइम्स अच्छे से उसको क्लीन करना है। ओके, नेक्स्ट है प्लेस द स्टेराइल शीट विद द आईलिड ओपन ओवर द पेशेंट बॉडी। हमें क्या करना है, जो ग्रीन शीट होती है वहां पे थोड़ा सा ओपन रहती है, ठीक है, उस एरिया को हम पेशेंट की बॉडी पे रख देंगे और ओपन एरिया जहां पे हमें डायलिसिस कैथेटर डालना उस एरिया को हमें अनकवर कर देंगे। उसके बाद अनकवर द फीमोरल कैथेटर इंट्रोड्यूसर नीडल एंड गाइड वायर। उसके बाद क्या करना है, फीमोरल कैथेटर एंड इंट्रोड्यूसर नीडल एंड गाइड वायर को हमें अनकवर करना है। उसके बाद अरेंज देम ऑन द स्टेराइल शीट, और हम उनको स्टेराइल शीट पे हम ग्रीन शीट पे हम उसको अरेंज कर देंगे। प्रिपरेशन फॉर लोकल एनेस्थीसिया, और हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि डायलिसिस में हम जब फीमोरल कैथेटर डालते हैं तो उसका जो डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा मोटा होता है। अगर हम बिना लोकल एनेस्थीसिया का यूज बिना हम डायलिसिस करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आप जब कैथेटर डालोगे तो पेशेंट को पेन नहीं होगा। ओके, तो लोकल लोड 5 ml ऑफ 2% डायलोकैन इनटू द सिरिंज विद 20 गेज निडल। 2% हम डायलोकैन का यूज करेंगे और निडल 22 गेज की होती है। लोकेट द फीमोरल आर्टरी बाय पाल्पेटिंग द आर्टरियल पल्पेशन। इंजेक्ट जाइलोकैन जस्ट मीडियम एंड हाफ इंच अवे फ्रॉम द फीमोरल आर्टरी। हम क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया को हम इंसर्ट करते हैं। हमें इन चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो लोकल एनेस्थीसिया हम इंसर्ट कर रहे हैं ना तो वो आर्टरी में जाना चाहिए ना वेन में जाना चाहिए, वो आईएम में मतलब मसल्स में ही हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इंजेक्ट जाइलोकैन जस्ट मीडियम साइज हम देते हैं और हाफ इंच अवे फ्रॉम दी आर्टरी। ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लश बोथ द फीमोरल कैथेटर एंड इंट्रोड्यूसर नीडल विद द नॉर्मल सलाइन। पहले हम क्या करेंगे, कैथेटर डालने से पहले या इंट्रोड्यूसर नीडल डालने से पहले हम उसको अच्छे से फ्लश कर देंगे नॉर्मल सलाइन से, उसको हम क्लीन कर देंगे ताकि वहां पे जो ईटीओ गैस वगैरह होती है वो ना रहे या कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो। उसके बाद इंसर्ट द नीडल इनटू द फीमोरल वेन कीपिंग द बॉबल फेसिंग अपवर्ड। जो निडिल है फीमोरल जो निडिल है फीमोरल वेन हम इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे और जो उसका फेस है उसका फेस अपवर्ड होना चाहिए। इन चीजों का हम ध्यान रखना चाहिए। स्पायरेट जेंटली विल एडवांसिंग द निडिल एज सून एज ब्लड अपीयरिंग इन द सिरिंज स्टॉप इंसर्टन। और हम निडिल को हम पेशेंट के वेन में हम इंसर्ट करेंगे फीमोरल वेन में, और हमें तब तक इंसर्ट करना है जब तक हमें ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप दिख ना जाए। कंफर्म प्लेसमेंट बाय इंश्योरिंग फ्री ब्लड फ्लो इंडिकेट करेक्ट एंट्री इनटू द वेन। अगर जो ब्लड है, अगर वो मान लो सिरिंज में हम डालते टाइम अगर वो उसका जो ब्लड फ्लो है दिख गया और उसको हम ब्लड फ्लो चेक करेंगे, अगर ब्लड फ्लो एकदम फ्री है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, तो समझो हमारी जो निडिल है अच्छे से प्लेस्ड हो गई हमारे फीमोरल वेन में। ओके, नेक्स्ट, इफ ब्लड फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड द निडिल may not be properly placed in the vein। अगर हम ब्लड फ्लो चेक करते हैं, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है तो समझो हमारी निडिल सही से प्लेस्ड फीमोरल वेन में नहीं हुई है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वंस करेक्ट प्लेसमेंट इज कंफर्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव द अगर ब्लड जो निडिल है अगर वो हमें सेटिस्फाइड हो गए, हमारी जो वेन आर्टरी सॉरी जो निडिल है हमारे वेन में अच्छे से इंसर्ट हो गई है, ब्लड फ्लो सही है, हमें कंफर्म हो गया, सेटिस्फाइड हो गए, तो उसके बाद हमें क्या करना है, रिमूव द सिरिंज फ्रॉम द इंट्रोड्यूसर नीडल। हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूसर नीडल से हमें क्या करना है, सिरिंज को हटा लेना है, निकाल लेना है। उसके बाद क्या है, पास द गाइड वायर थ्रू द नीडल इनटू द फीमोरल वेन। और उसके बाद क्या करना है, जो हमारा गाइड वायर होता है निडल के थ्रू हम क्या फीमोरल वेन में हम डाल देंगे। ओके, उसके बाद क्या करना है, केयरफुली रिमूव द निडल ओवर द गाइड वायर लीविंग द गाइड वायर इन प्लेस। और उसके बाद क्या करना है, जो निडल है उसको हम गाइड वायर के ऊपर से हम हटा लेंगे और गाइड वायर को हम फीमोरल वेन में अंदर इंसर्ट किए रहेंगे। उसके बाद एडवांस द फीमोरल कैथेटर ओवर द गाइड वायर इनटू द वेन। और हमें क्या करना है, गाइड वायर के थ्रू हमें क्या करना है, फीमोरल कैथेटर को फीमोरल वेन में हमें इंसर्ट कर देना है, विड्रा द गाइड वायर। ओके, उसके बाद क्या करना है, गाइड वायर को हमें क्या करना, रिमूव कर लेना है जब फीमोरल कैथेटर पड़ जाता है तो। ओके, उसके बाद क्या है, कंफर्म द ब्लड फ्लो थ्रू द कैथेटर यूजिंग द सिरिंज। और हमें क्या करना है कि एक सिरिंज लेकर हमें ब्लड फ्लो अच्छे से चेक करना है कैथेटर में। उसके बाद फ्लश द कैथेटर विद नॉर्मल सलाइन, और कैथेटर को हमें नॉर्मल सलाइन से हमें क्या करना है, फ्लश कर लेना है। उसके बाद क्लैंप द कैथेटर एंड कवर द साइड और विद स्टेराइल गॉज पीस। और हमें क्या करना है, ब्लड फ्लो चेक करके हमें क्लैंप कर देना है। उसके बाद गाइड वायर गॉज पीस से हमें क्या करना है, उस एरिया को हमें ढक देना है। ओके, आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वेनस एक्सेस प्रिपरेशन फॉर डायलिसिस। अभी हमें आपको बताया था कि डायलिसिस जैसे हम फीमोरल डायलिसिस कर रहे हैं तो एक से हम ब्लड लेंगे, क्योंकि वो सिंगल ल्यूमन होता है तो हम यहाँ से हम ब्लड लेंगे। अब जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा डायलाइजर में तो वापस करने के लिए भी हमें एक एक्सेस की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं आपकी जो वेन है हाथ में अगर अवेलेबल दिख रही है तो वहां पे हम फिस्टुला नीडल डालेंगे, वहां से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो वेनस एक्सेस प्रिपरेशन फॉर डायलिसिस लाइन, ठीक है। तो प्रिपरेशन द फिस्टुला नीडल, हमें जो फिस्टुला नीडल यूज कर रहे हैं उसका हम प्रिपरेशन करना है। तो कैसे करेंगे, फ्लश इट विद नॉर्मल सलाइन, हमें पहले उसको नॉर्मल सलाइन से फ्लश कर लेना है, क्लीन कर लेना है। कीप इट रेडी टू इंसर्शन इनटू द अवेलेबल वेन, और जो भी हमारे हाथ में अवेलेबल वेन दिख रही है वहां इंसर्ट करने के लिए हमें रेडी रखना है। प्रिपरेशन द वेन पंचर साइड, और हमें क्या करना है, जहां पे हमें उसको पंचर करना है उस एरिया को हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है। उसके बाद क्लीन द सिलेक्टेड वेन एरिया यूजिंग बेटाडीन लोशन अप्लाइड 2 to 3 टाइम्स, और जिस वेन एरिया में हमें उसका यूज करना है उस एरिया को अच्छे से बेटाडीन लोशन से 2 से 3 बार अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद हैव अ असिस्टेंट अप्लाई प्रेशर स्लाइटली अप स्ट्रीम फ्रॉम द वेन
और हमें क्या करना है, जो आपका असिस्टेंट रहेगा वो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे आपकी बेन दिख रही है हमारी बेन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे निडिल हमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो असिस्टेंट रहेगा यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो रहा है, ये जो देखिए बेन है वो उभर आ रही है। इससे क्या होगा, जो हम निडिल को हम इंसर्ट कर रहे हैं या फिशुलर निडिल को, वो इजिली पंचर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि जो बेन है वो इजिली पंचर हो जाए। ओके, उसके बाद क्या है, दिस इनहेंस बेन विजिबिलिटी एंड फैसिलिटी ईयरली पंचर। जो अभी मैंने आपको बताया कि इससे क्या होता है कि जो बेन होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, उभर आती है। इससे क्या होता है कि निडिल को इंसर्ट करने के लिए हमें इजी हो जाता है। नेक्स्ट, फिस्टुला निडिल इंसर्शन। अब हम फिस्टुला निडिल इंसर्शन कैसे करेंगे, विद द निडिल बोर फेसिंग अपवर्ड पंचर द बेन एंड इंसर्ट द निडिल। हमें क्या करना है, जो निडिल का फेस है वो अपवर्ड होना चाहिए एंड उस बेन में पंचर करना चाहिए और हमें निडिल को बेन में इंसर्ट करना चाहिए। ओके, फ्लश द निडिल विद द सलाइन एंड चेक द काउंटर इन्फिल्ट्रेशन। और हमें क्या करना है, निडिल को फ्लश करना है इंसर्ट करने के बाद, और हमें आगे पीछे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन करना है। क्लैम्प द फिस्टुला निडिल, जब हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा ब्लड फ्लो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्लैम्प कर देंगे। उसके बाद डायलाइजर इज सेटअप, और हम उसके बाद हम क्या करेंगे, डायलाइजर का सेटअप कैसे करेंगे। तो इफ मशीन कंडक्टिविटी इज ओके, हम क्या देखेंगे, मशीन में डायलिसिस मशीन में जो कंडक्टिविटी होती है वो आ जानी चाहिए। अगर कोई दिक्कत नहीं आ गई, कंडक्टिविटी क्या होती है, ये ए पार्ट बी पार्ट का कंडक्शन करती है। ओके, तो अगर कंडक्टिविटी हमारे मशीन में आ गई है तो फिक्स द डायलाइजर चॉइस इन द किडनी होल्डर। ये हमारा डायलाइजर है, जो किडनी होल्डर है, जो भी चॉइस किया है, जो उसके डायलिसिस करने के लिए यूज हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे डायलिसिस मशीन में। उसके बाद कनेक्ट द रेड ट्यूबिंग टू द रेड साइड ऑफ द डायलाइजर। अभी जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे हमारा ये आर्टीरियल लाइन है, रेड लाइन, इसको हम क्या करेंगे, हम इधर रेड साइड की तरफ हम उसको कनेक्ट करेंगे। ओके, और कनेक्ट द रेड लाइन ट्यूबिंग टू द रेड साइड ऑफ द डायलाइजर। जैसे अभी मैंने आपको बताया, रेड साइड ऑफ डायलाइजर, इधर हम इसको यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे। उसके बाद कनेक्ट द ब्लू ट्यूबिंग टू द ब्लू साइड ऑफ द डायलाइजर। और जो यहाँ पे ब्लू वाली ट्यूबिंग है जिससे ब्लड वापस जाता है, इससे ब्लड इन होता है और यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद जब यहाँ ब्लड का फिल्टर हो जाता है तो इधर से ब्लड वापस चला जाता है पेशेंट के बॉडी में, और ये इधर पेशेंट से के बॉडी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिट द पंप सेगमेंट सिक्योरली इनटू द ब्लड पंप ऑफ द मशीन। और जो हमारी ब्लड पंप है, ये आप देख सकते हैं, इसको हमें डायलिसिस मशीन में सेट करना है सही तरीके से। ओके, ये इस एरिया को अच्छे से हमें सेट करना रहता है डायलिसिस मशीन में। ये रोल करता है, ऐसे ऐसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद हैंगिंग 1 लीटर नॉर्मल सलाइन बॉटल ऑन द मशीन हैंगर, कनेक्ट द रेड लाइन ऑफ द ब्लड ट्यूबिंग टू द सलाइन बॉटल यूजिंग अ स्टेराइल आईवी सेट। और उसके बाद क्या करना है, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन हमें ऐड करना रहता है। ठीक है, इससे हम उसका यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें अभी प्राइमिंग भी करना है। प्राइमिंग क्या होता है, हम ब्लड सर्किट या डायलाइजर से हम एयर का रिमूवल करते हैं, या जो भी उसमें चीजें होती हैं, या ईटीओ गैस कोई भी चीजें हो गया या केमिकल्स हो गया, उसको हम क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन हम ऐड करते हैं, वहां पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूबिंग है इसका जो यूज है, इसका हम किससे कनेक्ट करते हैं, नॉर्मल सलाइन से, ताकि हम जब मशीन ऑन करेंगे तो जो नॉर्मल सलाइन है वो बॉटल के थ्रू ब्लड सर्किट होते हुए पूरा यहाँ से फ्लश करते हुए जाएगा और ये ट्यूबिंग क्लीन हो जाएगी। ओके, स्विच ऑन द पंप, द सलाइन विल फ्लो फ्रॉम द बॉटल थ्रू द आईवी सेट इनटू द रेड ट्यूबिंग एंड ऑनवर्ड द डायलाइजर। और हम क्या करेंगे, जब हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं तो हम क्या करेंगे, मशीन को ऑन कर देंगे। मशीन को जब ऑन कर देंगे तो जब मशीन को हम ऑन कर देंगे तो जो ये नॉर्मल सलाइन है ये इधर से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे डायलाइजर में, और इस एरिया में जाएगा और अच्छे से ये क्लीन कर देगा। ठीक है, तो डायलिसिस इसमें क्या हो, डायलाइजर एंड ब्लड ट्यूबिंग की प्राइमिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिफोर द सलाइन इंटर द डायलाइजर इंश्योर द पोस्ट पंप आर्टेरियल ड्रिप चैम्बर इज कंप्लीटली फिल्ड विद सलाइन। और हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब जो डायलाइजर है यहाँ पे जो नॉर्मल सलाइन है जाने से पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा प्री पंप है ये जो है, इन सब यहाँ पे पूरा फिल होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सलाइन से फिल होना चाहिए, यहाँ पे क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम क्लीन कर देते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे फिल होना चाहिए। उसके बाद keep the arterial end of the dialyzer facing upward and venous tubing end facing down।
और हमें क्या करना है, जो आर्टेरियल एंड है इसको हमें क्या करना है, डाउन कर देना है, ऐसे कर देना है, मतलब अब ये सीधा है और उसके बाद ड्यूरिंग प्राइमरी हमें क्या करना है, ऐसे अपोजिट इसमें जो है हमें हैंग कर देना है। इससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और जो भी यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं वो निकल जाती हैं, ठीक है, इजिली। उसके बाद है दिस अपवर्ड फॉलो द ऑफ सलाइन इंश्योर कंप्लीट फ्लश द एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डायलाइजर। इससे क्या होता है, जो भी मैंने आपको बताया, उल्टा करने से क्या होता है कि जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लश इजिली हो जाते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों करना जरूरी है मैं आपको बता देती हूँ। एनी रेजिडुअल एयर इन द डायलाइजर कैन क्रिएट डेड स्पेस एरिया व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन डज नॉट ऑकर। अगर यहाँ पे कोई भी अगर एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ डायलाइजर में रह जाता है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे डेड स्पेस क्रिएट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो डिफ्यूजन हो रहा है, जो फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सचेंज हो रहा है वो नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है, क्लियरेंस सही से नहीं हो पाएगा। इवन अ सिंगल एयर मॉलिक्यूल्स कैन ब्लॉक द पाथवे ऑफ फाइबर्स रेंडिंग इन नॉन फंक्शनल। अगर एयर के मॉलिक्यूल्स, एक भी अगर एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रह जाते हैं तो वहां पे उस जो रास्ता है यहाँ पे फाइबर से उसको जो है ब्लॉक कर सकते हैं और वहां पे ब्लड फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाएगा। दिस ब्लॉकेज में आल्सो कंट्रीब्यूट इन इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग विद इन द डायलाइजर, कंप्रोमाइजिंग परफॉर्म एंड सेफ्टी। और ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स अगर डायलाइजर में हमारे रह जाते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लश द डायलाइजर थ्रोली विथ सलाइन इंश्योरिंग ऑल इंटरनल गैप एंड आर फील्ड, आल्सो फ्लश द and fill the venous tubing and confirm the venous drip chamber is completely full. This step remove any trapped air in the ethylene oxide gas, ensure a safe step। और हमें सेटअप, और हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो डायलाइजर हमको फ्लश कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे गैप है, जो भी यहाँ पे ब्लड सर्किट है, ठीक है, ये जो है सारी मतलब एयर से क्लीन होनी चाहिए, सॉरी सलाइन से क्लीन होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जितने चैम्बर हैं, जो आप चैम्बर दे सकते हैं, आर्टेरियल चैम्बर एंड वेनस चैम्बर, ये सारी चीजें नॉर्मल सलाइन से फिल होनी चाहिए। और यहाँ पे ताकि यहाँ पे जो ईटीओ गैस वगैरह होती है वो इजिली निकल जाए, ठीक है। Fix the venous drip chamber into the machine air foam detector. Place a 20 ml syringe filled with diluted heparin in the heparin pump and connect the heparin line to the syringe to the complete the anticoagulant circuit। और हमें क्या करना है, जब प्राइमिंग हो जाती है तो हमें क्या करना है, जो ड्रिप चैम्बर है इसको हम क्या करेंगे, हम मशीन में फिट कर देंगे, ठीक है, मशीन में फिट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एयर डिटेक्टर होता है वो भी हम मशीन में फिट कर देंगे, जो ब्लड सर्किट है मशीन में हम क्या करेंगे, फिट कर देंगे। उसके बाद 20 ml की सिरिंज भी हम फिट करेंगे। उसमें क्या होगा, हिपैरिन में सिंगल हम नहीं देते हैं, उसमें सलाइन में डाइल्यूट करके हम उसको हम वहां पे सिरिंज में फिट करके हम डायलिसिस मशीन में सिरिंज वहां पे पंप रहता है वहां पे हम फिट कर देंगे। हिपैरिन क्या होता है, ड्यूरिंग डायलिसिस यूज किया जाता है ताकि जो ब्लड पेशेंट के बॉडी से निकल रहा है यहाँ ब्लड सर्किट एंड डायलाइजर में आएगा, तो हिपैरिन का हम यूज करते हैं ताकि यहाँ पे ब्लड का क्लॉट ना हो, क्योंकि पेशेंट के बॉडी से बाहर ब्लड निकलने से क्लॉटिंग का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए हम हिपैरिन का यूज करते हैं। तो हम हिपैरिन का यूज 20 ml की सिरिंज होती है उसमें हम हिपैरिन को डाइल्यूट करके हम हिपैरिन पंप में हम फिट कर देते हैं, और ताकि हमारे डायलाइजर एंड ब्लड सर्किट में ब्लड का क्लॉट ना हो सके। नेक्स्ट, हिपैरिन फ्लो एंड मशीन टारगेट सेटिंग। और हम जो हिपैरिन का रेट है, फ्लो, हम उसको कैसे सेट करेंगे, और जो उसकी मशीन में जो सेटिंग होती है उसको हम क्या क्या हम सेटिंग करते हैं। तो एडजस्ट द ब्लड फ्लो, एडजस्ट द फ्लो रेट ऑफ द हिपैरिन ml per minute based on the prescribed dosage. This continuous heparinization help prevent blood clotting throughout the dialysis procedure, ensuring smooth blood circulation through the dialyzer। हमें क्या करना है कि जो हिपैरिन की डोज होती है हम ml पर मिनट के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं, और जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसी बेस पे हम जो है उसको डोज पे हम मतलब वहां पे कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे ब्लड सर्किट या डायलाइजर में ब्लड का क्लॉट ना हो पाए। उसके बाद सेट द ट्रीटमेंट टारगेट ऑन द डायलिसिस मशीन इंक्लूडिंग टोटल फ्लूइड रिमूवल इन किलोग्राम, द प्रोसीजर ड्यूरेशन एंड इफ रिक्वायर यूएफ एंड सोडियम प्रोफाइलिंग। दीज एडजस्टमेंट हेल्प कस्टमाइज द डायलिसिस ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द
पेशेंट नीडेड एंड क्लिनिकल गोल्स। और हमें क्या करना है, मशीन में हम क्या क्या किन किन चीजों का हम सेटअप करते हैं, जैसे कि यूएफ रिमूवल, हम पेशेंट के बॉडी से कितना यूएफ का रिमूवल करना है वो हम सेट करेंगे। उसके बाद हम सोडियम प्रोफाइलिंग करेंगे, यूएफ कितना हमें करना है, वो कितने घंटे की हमें डायलिसिस करनी है, 3 घंटे करनी है, 4 घंटे करनी है, वो सारी चीजें हम डायलिसिस स्क्रीन पे हम सेट कर देंगे। उसके बाद जो है पेशेंट का जो क्लिनिकल बेस्ड है उसी हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इनिशियल डायलिसिस ब्लड फ्लो एंड हिपैरिन बोलस। और हम बात करेंगे कि हम जो स्पीड होती है हम उसका कितना रखते हैं। स्टॉप द ब्लड पंप एंड क्लैंप द आर्टेरियल ट्यूबिंग, डिस्कनेक्ट द आईवी सेट फ्रॉम द ब्लड ट्यूबिंग एंड रिकनेक्ट इट इज द आर्टेरियल इन्फ्यूजन प्री पंप पोजिशन टू द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लड फ्लो इनिशियल। अभी हमें क्या करना है कि हमें पेशेंट की बॉडी से लेकर डायलिसिस करनी है। तो अभी तक हम ये जो ब्लड सर्किट है, ब्लड ट्यूबिंग आर्टेरियल, इससे हम किससे कनेक्ट कर रखे थे, नॉर्मल सलाइन से। तो अभी हमें नॉर्मल सलाइन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, पेशेंट की बॉडी से ब्लड लेना है। तो ये जो लाइन है इसको हमें किससे कनेक्ट करनी है, फीमोरल वेन से, जो कैथेटर पड़ा हुआ है उससे हमें कनेक्ट करना है। और हमें क्या करना है, जो हमें नॉर्मल लाइन से हम कनेक्ट किए थे वहां से हमें डिस्कनेक्ट करके आर्टेरियल लाइन से, फीमोरल आर्टेरियल लाइन से हमें क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। उसके बाद कनेक्ट द फीमोरल वेन कैथेटर to the blood tubing, open the clamp of the bath and arterial tubing and venous the femoral vein catheter to stabilize the uninterrupted blood pathway। और हमें क्या करना है, यहाँ से हमें डिस्कनेक्ट कर देना है, इसको जो है हमें क्या करना है, आर्टेरियल लाइन से हमें क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्लैंप है ये अभी तक हमने ऑफ कर रखा था, इसको क्या करना, ऑन कर देना है। और जो फीमोरल वेन में जो कैथेटर होता है उसमें जो क्लैंप है उसको भी ऑन कर देना है। उसके बाद रीस्टार्ट द ब्लड पंप एट द कंट्रोल स्पीड ऑफ 50 to 70 ml per minute। दिस अलाउज द मशीन टू द ड्रॉप ब्लड फ्लो फ्रॉम द पेशेंट एंड पुश इट इनटू द डायलाइजर। वंस ब्लड इज रीचेज द डायलाइजर, administer the bolus dose of heparin either manually or by heparin pump to prevent clot formation and ensure smooth फिल्ट्रेशन। और हमें क्या करना है, मशीन को रीस्टार्ट करना है। उसके बाद उसकी जो ब्लड पंप स्पीड है स्टार्टिंग हमें 50 to 70 ml पर मिनट ही रखना है। उसके बाद जो पेशेंट का ब्लड है वो पेशेंट के बॉडी से ब्लड सर्किट से जाएगा डायलाइजर में। और जब इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जैसे ही ब्लड डायलाइजर तक पहुंचता है हमें क्या करना है, यहाँ पे हिपैरिन का बोलस दे देना है ताकि डायलाइजर में ब्लड सर्किट में ब्लड का क्लॉटिंग ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, चाहे उसको हम मतलब मैनुअली भी दे सकते हैं और हिपैरिन पंप भी दे सकते हैं। ओके, इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्किट डायलाइजर वहां पे ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चेक द पेशेंट ब्लड प्रेशर एज सून एज ब्लड रीच द एंड ऑफ ब्लड ट्यूबिंग, स्टॉप द ब्लड पंप ऑफ द इमीडिएटली क्लैंप द वेनस लाइन, प्रिवेंट्स एयर एंड बैक फ्लो। और हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट का ब्लड फ्लो चेक करना है। उसके बाद जैसे ही ब्लड वेनस ट्यूबिंग के पास पहुंचता है यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लैंप कर देना है, क्योंकि आगे आगे एनएस जा रहा था, पीछे से ब्लड आ रहा था। अब जैसे ही एनएस पूरा बाहर चला जाएगा तो हमें क्या करना है, क्लैंप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, कनेक्ट द वेनस ट्यूबिंग द फिस्टुला नीडल व्हिच वाज प्रीवियसली प्लेस्ड एंड केप्ट क्लैंप्ड। दिस स्टेप कंप्लीट द वैस्कुलर एक्सेस सर्किट। और हमें क्या करना है, इस ट्यूबिंग को हमें क्या करना है, वेनस जो फिस्टुला नीडल है उससे हमें क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। ओके, जो कि हम पहले हम यूज कर रखे, हम डाल रखे थे फिस्टुला नीडल को ब्लड रिटर्न करने के पर्पज से, उससे हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, क्लैंप कनेक्ट कर देना है। ओके, ओपन द क्लैंप ऑन द both the fistula needle and venous tubing, switch on the blood pump and gradually increase its speed to 200 ml per minute. If the speed can be procedure progress smoothly and patient respond well, the pump speed can be increased to 300 ml per minute। और हमें क्या करना है, जो ये क्लैंप है उसको हमें क्या करना है, कनेक्ट करने के बाद हमें ऑन कर देना है। और जो फिस्टुला नीडल में जो हमने क्लैंप कर रखा था उसको भी ऑन कर देना है। उसके बाद जो ब्लड है वो धीरे धीरे जो है पेशेंट की बॉडी से ब्लड सर्किट में जाएगा, डायलाइजर में जाएगा और वहां पे फिल्टर होएगा। उसके बाद जो ब्लड पंप स्पीड है हम 70 से हम किस पे कर देंगे, 200 पे हम कर देंगे। ठीक है, और स्पीड जो है हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। अगर पेशेंट का सब कुछ वाइटल साइन सब कुछ अच्छा रिस्पांस पेशेंट कर रहा है तो उसकी स्पीड हम
280 to 300 पे भी हम कर सकते हैं, अगर पेशेंट कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। अगर पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसकी पेशेंट जो है उसकी स्पीड हम 280 या 300 पे हम करेंगे। अगर कोई पेशेंट है वो फर्स्ट टाइम डायलिसिस कराने आया है तो उसकी स्पीड हम 250 से हम ज्यादा 250 से ज्यादा हम नहीं करेंगे, 250 ml ही हम रखेंगे और कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम डायलिसिस कराने आया है तो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉनिटरिंग एंड इन्फ्यूजन ड्यूरिंग डायलिसिस। कंटिन्यूअसली मॉनिटर द पेशेंट ब्लड प्रेशर एंड वाइटल साइन। हमें क्या करना है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं तो पेशेंट का हम कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर लेना है एंड वाइटल साइन लेना है। वाइटल साइन जैसे कि रिस्पायरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, SpO2 हो गया, पल्स रेट हो गया, इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हम टाइमली उसको हम मेजरमेंट करना चाहिए थ्रू आउट द डायलिसिस प्रोसीजर। ओके, मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द ऑल वाइटल्स एट रेगुलर इंटरवल्स for new patient. It is essential to document these regard reading every 15 minutes to ensure close observation and timely response to any changes। और हमें क्या रखना है, जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो फर्स्ट टाइम डायलिसिस कराने आया है, ठीक है, तो उनका हम जो है वाइटल साइन है उसको हम 15-15 मिनट में हम उसको लेते रहेंगे और एक जगह उसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। अगर न्यू पेशेंट है तो हम थोड़ा वेट भी कर लेंगे। अगर नया पेशेंट है तो उसका हम जो वाइटल साइन है उसका हम 15 मिनट हम टाइमली उसका लेते रहेंगे और उसको एक जगह नोट करते रहेंगे। उसके बाद एडमिनिस्टर्ड इंजेक्शन अनएक्जेक्टेबल IV इन्फ्यूजन इफ रिक्वायर्ड थ्रू द वेनस ब्लू ट्यूब। ड्यूरिंग डायलिसिस मान लो पेशेंट को कोई मेडिसिन या कुछ भी चीज इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ ब्लू पोर्ट होता है, यहाँ से हम पेशेंट को दे सकते हैं। ड्यूरिंग डायलिसिस दिस पोर्ट कैन आल्सो बी यूज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अदर नेसेसरी इन्फ्यूजन बेस्ड ऑन द पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन। ड्यूरिंग डायलिसिस इस पोर्ट से हम कोई भी मेडिसिन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं, अगर पेशेंट, अगर डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से हम उसका ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल RGCSK.edu को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।